जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। तो हमने फिजिक्स का क्लास 11th का चैप्टर 1 यूनिट एंड डायमेंशन शुरू कर दिया था और अभी इसका एक ही लेक्चर हुआ है। हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, यूनिट्स, मेजरमेंट और बहुत सारी मैंने तुम्हें चीज़ें बताई थी छोटी छोटी। इसके अलावा यूनिट्स की डिजायरेबल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, इस पर हमने चर्चा कर ली थी। तो आज हमें बात करनी है यूनिट्स के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में मैंने यूनिट्स के बारे में आप लोगों को बताया था। यूनिट्स के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था? एमकेएस, एफपीएस एंड सीजीएस, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। हाँ या ना? तो इसके अलावा आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2 तरीके की यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है भाई? तो यूनिट्स फर्दर 2 टाइप की होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। इसको हम लोग बेस यूनिट्स भी बोलते हैं, बेस यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। अरे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा नोट सेंड कर दूंगा, अभी लिखो मत। तो बेस यूनिट्स की अगर हम बात करें तो शायद मैंने तुम्हें पहले भी इसके बारे में बताया था। बेस यूनिट्स हमारे पास कितनी है? 7। पहले तो ये समझो कि बेस यूनिट होती क्या है। बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती, जिनको डिराइव करने के लिए हमें किसी और यूनिट की जरूरत नहीं है, उनको बोलते हैं फंडामेंटल या बेस यूनिट्स। ठीक है? Those units which do not require any other unit for their derivation are called base units. तो हमारे पास कितनी बेस यूनिट्स है बच्चों? 7। और इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी। जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये तो फिजिकल क्वांटिटी है। इनकी जो यूनिट्स है ना वो आपको याद करनी है। जैसे लेंथ की क्या होती है बच्चों? मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो मीटर के लिए हम लेटर यूज करते हैं स्मॉल m, किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए स्मॉल s, केल्विन के लिए कैपिटल K, एम्पियर के लिए कैपिटल A, कैंडेला के लिए C बड़ा D छोटा और मोल के लिए सिर्फ MOL। याद रहेगा? आज हमें इन सभी यूनिट्स के ऊपर अच्छे से डीप में जाकर चर्चा करनी है। ठीक है, समझ में आ गया कि देखो अगर ये यूनिट्स बेस है और ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती अगर, तो पक्का इनको डिफाइन किया हो गया होगा, इनकी खुद की डेफिनेशन होगी। जैसे मैं कहूं किलोग्राम, तो 1 kg होता कितना एक्चुअली? किसने डिसाइड करा कि इतना मास आज से 1 kg होगा? या 1 किलो सब्सटेंस, वो जो भी जिस चीज को भी इन्होंने बोला वो क्या है, वो कहाँ रखा हुआ है? समझ में आ रहा है? आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ये किसी और पर डिपेंड नहीं करते। जैसे मास की यूनिट अगर केजी है तो वो किसी और पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब तक समझ में आ गया? और लेकिन इसको भी अभी के अभी साथ के साथ खत्म कर लेते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं? डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी और यूनिट की जरूरत पड़ती है, यानी ये डिपेंड करती हैं, डिपेंडेंट है
और ये इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंड करती किस पे है? फंडामेंटल के ऊपर। सबको समझ में आ गया? तो मैं इसमें ये लिखूंगा, those units which are depends on, या हम इसको ये बोल सकते हैं derived from other quantities, other units, और वो अदर यूनिट्स कोई और नहीं है बल्कि बेस यूनिट्स ही है, which are derived from the base units are called derived units। क्लियर हो गया? इसको और अच्छे से समझने के लिए काम करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू, ठीक है? तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब वॉल्यूम की यूनिट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे। भाई लेंथ तो लेंथ है, ब्रेथ और हाइट भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है। समझ में आया? जैसे अगर मैं बोलूं डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या हो गई? केजी, और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? केजी पर मीटर क्यूब। मीटर क्यूब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो क्या ये यूनिट इन पे डिपेंड कर रही है? हाँ, केजी यहां से उठाया हुआ है, मीटर क्यूब यहां से उठाया है, पर ये मीटर क्यूब यहां से लिया गया है। सबको समझ में आ गया? ऐसे ही और भी यूनिट बताओ। जैसे अगर मैं कहूं वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, टाइम की है सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? सिंपल है। अगर मैं कहूं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या मैं इसको लिख देता हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी हम लोग आने वाले चैप्टर में एक्सेलरेशन डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी शॉर्ट में मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। तो वेलोसिटी यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड, ये रहा, और टाइम का अगेन सेकेंड, तो ये ms -2 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आप देख सकते हो ये जितनी भी यूनिट्स हैं वो सभी यहां से डिराइव होकर आ रही है, यानी इस पर डिपेंड करती हैं। तो वो सभी यूनिट्स जो डिपेंड करती हैं बेस यूनिट पे, उनको बोलते हैं डिराइव यूनिट्स। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? क्लियर है? सिंपल है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेफिनेशंस ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंट्री SI यूनिट्स। अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं इनको डिफाइन किया गया होगा, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो एक एक यूनिट को इन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है। अब मैं वो तुम्हें समझाने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। वैसे एग्जाम में ये सब चीजें पूछी नहीं जाती हैं, तो इसलिए इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, पर एक बार तो तुम्हें समझना पड़ेगा ही। और ये जो पार्ट है ये केमिस्ट्री में भी आता है, तुम लोगों ने देखा होगा। एक एनसीईआरटी देना, एक टेबल एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ये रहा, दिख रहा है? इसमें 7 बेस क्वांटिटीज के बारे में डेफिनेशंस दी हुई हैं, और इसी तरीके का एक टेबल हमको एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है ना। तो यानी कि वो हमें दोनों ही सब्जेक्ट्स में कह रहा है कि 7 बेस क्वांटिटीज को डिफाइन करना आना चाहिए। तो एक एक करके जरा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लेंथ है, इसकी जो SI यूनिट है वो है बच्चों मीटर, METRE, स्मॉल m लिख देते हैं। लेकिन इसको डिफाइन कैसे किया गया वो समझ लो। देखो ध्यान से सुनना। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? वैसे असली वैल्यू होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इसकी असली वैल्यू वैसे ये होती है, पर हम शॉर्ट में इसको नियर बाई करके 3 × 10⁸ ले लेते हैं। सही है?
बच्चों तुम लोगों को पता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और शॉर्ट में लिख दूं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समझ में आ गया? तो पहले इसका मतलब समझो बच्चों। इसका मतलब ये है कि 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर इन 1 सेकेंड, यानी लाइट कितनी स्पीड से चल रही है? 1 सेकेंड में अगर मैं टॉर्च को ऑन करूंगा तो लाइट कितनी दूर चली जाएगी? 3 लाख किलोमीटर। ये 3 लाख किलोमीटर के इक्वल है। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे 3 लाख आ जाएगा। यानी 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं स्पीड हमारे पास कितनी है? 3 इंटू, इसको यहाँ एक काम करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ले ही लेते हैं, 299,792,458। ये हो गई स्पीड। डिस्टेंस हमको नहीं पता, टाइम 1 सेकेंड। समझ में आ गया? अगर 1 सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस कवर कर रही है और अगर मैं 1 सेकेंड के ही इतने टुकड़े कर दूं 3 इंटू 10 पावर 8, तो उस छोटे से टाइम फ्रैक्शन में लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी दैट इज 1 मीटर। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? फिर से सुनो। 1 सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? इतना। मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं 3 इंटू 10 पावर 8। वैसे मुझे ये लिखना चाहिए इन 1 सेकेंड। समझ गए? अगर मैं इसका हाफ कर दूं तो कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी? इसका हाफ मीटर। समझ गए? अगर मैं इसको और डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, तो कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी? कितना करेगी? इसको भी 10 से डिवाइड कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो बच्चों अगर मैं लाइट को, अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड को 3 इंटू 10 पावर 8 से डिवाइड कर दूं तो लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? जल्दी बोलो। इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा तो 1 मीटर आ जाएगा। यानी कि 1/299,792,458 सेकेंड में लाइट 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सबको समझ में आ गया? फिर से सुनो। 1 सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगर मैं टाइम का आधा कर दूं तो डिस्टेंस भी आधा रह जाएगा। अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो डिस्टेंस भी 1/10 हो जाएगा। तो अगर मैं 1 सेकेंड के इतने टुकड़े कर दूं तो जिस नंबर से इधर डिवाइड करोगे इधर भी करना पड़ेगा, तो 1 मीटर आ जाएगा। यानी अगर मैं 1 सेकेंड के इतने डिविजन्स कर दूं तो सोचो कितना छोटा टाइम फ्रैक्शन आएगा। उतने छोटे टाइम में लाइट को अगर ट्रेवल करने दिया जाए तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 1 मीटर। वो समझ में आया? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 सेकेंड लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। इन 1/299,792,458 सेकेंड। खत्म। कितने बच्चों की बात समझ में आ गई? इसका मतलब है लाइट जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है इतने टाइम में वो होता है 1 मीटर। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ कि नहीं? इसके बाद अगर हम दूसरी यूनिट की बात करें बच्चों, दूसरी यूनिट है मास का किलोग्राम। समझ गए? तो किलोग्राम को इन्होंने कैसे डिफाइन करा है? तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम। बहुत ही सिंपल है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक सिलेंडर बनाया। किसका? सिलेंडर एक्चुअली एक अलॉय है और उसमें 2 मेटल्स हैं। कौन कौन से? प्लैटिनम और इरिडियम। इन दोनों को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया है? सिलेंडर। और ये इन्होंने एक ऐसा सिलेंडर बनाया जिसका रेडियस जिसका डायामीटर हाइट के इक्वल है। समझ में आ रहा है? अरे प्लैटिनम और इरिडियम से डर क्यों रहे हो? 2 एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में आते हैं, मेटल है, दोनों को पिघला के मिला के किसी प्रोपोर्शन में बनाया होगा और क्या बना दिया इन्होंने? सिलेंडर। एक ऐसा सिलेंडर जिसका डायमीटर और हाइट इक्वल है, तो पक्का वो ऐसा दिखता होगा।
समझ में आ रहा है? इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक सिलेंडर बनाया, सॉलिड सिलेंडर, अंदर से हॉलो नहीं है, और उसका डायमीटर और हाइट इक्वल है, और वो दरअसल बना है प्लैटिनम और इरिडियम के कॉम्बिनेशन से, अलॉय से, और इसी का मास बच्चों कितना है 1 kg, और इसको फिक्स कर दिया और आज से बोल दिया कि आज से ये 1 जो भी इसका वजन है वो 1 kg है, और इसी से दुनिया में बाकी सारी चीजें नापी जाएंगी, और जितने भी मासेस हैं या वेट हम बना के जो चीजें तौलते हैं वो इसी से कंपेयर की जाती हैं, और इसको कहीं उठा के संभाल के रखना भी पड़ेगा, तो हमने इसको उठा के रख दिया कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स एट सेवरिस नियर पेरिस। पेरिस के पास एक जगह है, कोई लैब है, म्यूजियम है, उसमें उठा के इन्होंने इसको रख दिया, प्लैटिनम इरिडियम के अलॉय को, जिसका मास 1 kg है। समझ गए? तो इसकी कहानी समझ में आ गई। इसके बाद तीसरी यूनिट है सेकंड की। सेकंड ये किसकी यूनिट है बच्चों? टाइम की। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है बच्चों? देखो, हमारे पास एक एलिमेंट होता है सीजियम, इसका एक आइसोटोप है 133, ठीक है, और ये ग्राउंड स्टेट के हाइपरफाइन लेवल में बहुत तेज वाइब्रेट करता है, या ये कहो कि रेडिएशन, कोई चीज रेडिएट करेगी, रेडिएशन देगी अगर वो बहुत तेज वाइब्रेट करेगी तो ये हाइपरफाइन ग्राउंड स्टेट में, हर एलिमेंट की 2 स्टेट होती हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में ये कितनी बार वाइब्रेट करता है बच्चों? ये वाइब्रेट करता है 9,192,631,770 टाइम्स। समझ में आ रहा है? इतनी बार ये वाइब्रेट करता है, और इतनी बार वाइब्रेट करने में जो टाइम इसको लगता है दैट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। अब जरा अंदाजा लगाओ 1 सेकंड में ये कितनी फास्ट वाइब्रेट करता होगा, जो 1 सेकंड में ये इतनी बार वाइब्रेट कर जाता है। समझ में आया? और बुक्स वगैरह में लिखा रहता है कि ये इतनी रेडिएशन देता है हमको, तो वाइब्रेट करेगा तो एनर्जी तो रिलीज करेगा ही ना, तो इसीलिए वहां रेडिएशन लिखा हुआ है। तो ये एक्चुअली क्या है? फ्रीक्वेंसी है इसकी। तो हम इसको टाइम्स भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। भाई कुछ सोचो, टाइम इक्वल टू क्या होता है 1/μ, और फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t होता है। तो टाइम फाइंड करने का मतलब है कि ये इतनी बार वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकंड में, तो जितना भी इसको टाइम पीरियड लगता है सीजियम 133 को इतनी बार वाइब्रेट होने में, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड 1 सेकंड। समझ में आया? मतलब इसको हम कैसे लिखें? इसको मैं आसान भाषा में ऐसे लिख सकता हूं, टाइम टेकन बाय C133 सीजियम 133 in its hyperfine ground state to vibrate कितने टाइम्स? 9,192,631,770 टाइम्स is called 1 सेकेंड। समझ में आ गया? इतनी बार वाइब्रेट हो रहा है ग्राउंड स्टेट में सीजियम 133 का आइसोटोप, उसमें जो टाइम लगा दैट इज 1 सेकेंड। कोई दिक्कत? वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, इसमें भी कुछ गलतियां हैं। मतलब अगर मैं कुछ 1000 साल तक चला जाऊं ना, तो इस नंबर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा। तो अभी जो हम टाइम कैलकुलेट करके चल रहे हैं उसमें भी चेंजेस आएंगे, तो वो इन्होंने एक पेपर पे लिख के, जहां पर इसको सेव कर रखा है वहीं पर पेपर में भी लिख के सेव कर रखा है कि इतने टाइम बाद जो गड़बड़ी आएगी तो भविष्य में वो लोग उसको पेपर खोल के पढ़ के ठीक कर लेंगे। मेरी बात समझ में आई? ये क्लियर हो गया? तो अगली हमारी यूनिट है टेम्परेचर। तो देखते हैं टेम्परेचर क्या है। नंबर 4 टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या है बच्चों? केल्विन। ये बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें तुम्हें। वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है ना, वाटर का ट्रिपल पॉइंट देखो, इट इज 1/273.15 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।
वाटर का ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर तीनों स्टेट में एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकता है। और अगर उस टेम्परेचर को मैं डिवाइड कर दूं इससे, यानी कि उसको मैं उसका 1/273.15 कर दूं, इससे डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो आ जाएगा 1 केल्विन। सबको समझ में आ गया? अगली हमारी यूनिट है करंट। करंट की ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? कैसे डिफाइन किया गया है? कैपिटल ए। कैसे डिफाइन किया गया है इसको? तुम लोगों को इतना तो पता ही होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। 10th क्लास में तुमने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर मान लो 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में ट्रेवल करता है, तो 1 कूलम पर सेकंड को ही हम लोग 1 एम्पियर बोलते हैं। समझ में आया? बट ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन नहीं है, ये बात याद रखना। 1 एम्पियर को इस तरीके से डिफाइन 10th क्लास में जरूर किया गया है, बट ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन नहीं है। तो क्या है? देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये ना एक वायर है और इसकी लेंथ मुझे नहीं पता, ये इंफिनिटी से आ रही है और इंफिनिटी तक जा रही है, ठीक है? इसके अंदर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ में आया? और वो करंट कितना है मुझे नहीं पता, ठीक है? अभी नहीं पता। और इसके पैरेलल में एक और वायर है, वो भी इंफिनिटी से आ रही है और इंफिनिटी तक जा रही है, उसमें भी सेम करंट ही फ्लो हो रहा है। यानी इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2 नहीं है, बल्कि सेम ही है। तो जब सेम है तो I बोलेंगे। और तो और तुम देखो डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल भी है, वायर की लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? नेग्लिजिबल। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करूं 1 मीटर, तो इन दोनों का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं? 10th क्लास में तुमने इतना तो पढ़ा होगा कि किसी वायर में अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड बनेगा। ये लगाया था ना ऐसे करके, राइट हैंड थंब रूल। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जब बनेगा तो ऐसा इधर से बोर्ड के अंदर जा रहा है, उधर से बाहर आ रहा है, तो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, तो इसको हिट करेगा। और बच्चों इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जब दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो क्या इन दोनों में अट्रैक्शन होगा? हाँ, समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, फोर्स तभी लगता है जब दो फील्ड आपस में टकराते हैं। समझ में आ गया? दो मैग्नेट है, उनके बीच में फोर्स क्यों लग रहा है? अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, क्योंकि वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ऐसी पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होता है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ इन दोनों में कौन सा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। और वो दोनों इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, और वो कुछ इस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं कि इनमें क्या होगा? जल्दी बोलो। अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन का फोर्स कितना लग रहा है? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। इतनी बात समझ में आई? अगर इतना फोर्स इनमें लग गया तो पक्का इन दोनों वायर के अंदर कितना करंट होगा? कितना करंट आएगा? 1 एम्पियर। समझ में आ गया? और इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर बोल देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो इनफाइनाइट वायर है, तो पर यूनिट लेंथ के हिसाब से फोर्स लगेगा ना, टोटल फोर्स तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इस चीज, ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? इसी कहानी को अगर मैं वर्ड्स में लिख दूं तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी 1 एम्पियर की, और वही तुम्हारी बुक में दी हुई है। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको बोलेंगे 1 एम्पियर इज द करंट which when maintained in two wires of infinite length, comma, negligible cross section, comma, in same direction, parallel to each other, in two wires of infinite length, negligible cross section, parallel to each other,
parallel to each other in same direction. हम करंट की बात कर रहे हैं, करंट in the same direction when placed 1 meter apart from each other in vacuum, then the force of attraction will be 2 into 10 power minus 7 Newton per meter of length. कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? फिर से सुन लो। अगर मैं दो वायर लूं जिनकी लंबाई इनफाइनाइट है, उन दोनों को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखूं और उन दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं वो 1 एम्पियर तब माना जाएगा जब उन दोनों के बीच में इतना फोर्स लगेगा और करंट उन दोनों में सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और फोर्स लगना चाहिए अट्रैक्शन का। समझ में आया? तो 1 एम्पियर वो करंट है जो यदि मेंटेन किया जाए ऐसी दो वायर में जो इनफाइनाइट लेंथ हो, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन हो, पैरेलल हो और सेम डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा हो और वो 1 मीटर की दूरी पर रखी हो दो वायर, वो भी वैक्यूम में, तो उनके बीच में इतना फोर्स लगना चाहिए। समझ में आया कि नहीं बच्चों? मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, ये डेफिनेशंस तुमसे कोई नहीं पूछने वाला। इसके बावजूद भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन में अगर आपको बेस यूनिट्स नहीं आती तो फिर ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम में तो भाई देखो कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका तो कोई भरोसा नहीं है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इसका टेबल दिया हुआ है। समझ में आया? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। एक बार कॉपी में लिख लो, पढ़ लो, समझ लो और 2-3 बार रिवाइज करोगे तो याद भी हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है? इसके बाद आता है लुमिनस इंटेंसिटी नंबर 6। लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? कैंडेला, CD। देखो लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। मतलब किस चीज को नाप रहे लुमिनस इंटेंसिटी में, किसकी यूनिट है ये? मतलब ये ऐसे समझ लो, किसी एक गिवन सरफेस एरिया के ऊपर अगर कोई रेडिएशन फॉल करती है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो नापी जाती है लुमिनस इंटेंसिटी में। समझ गए? वैसे लुमिनस वर्ड होता है लाइट के लिए, और फिर भी मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो मैं यहाँ पर एक कॉपी देना, इस पर इस समय लाइट पड़ रही है, चमक रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक लाइट ऑफ कर दूं दो में से, तो इस पर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? और अगर मैं और लाइट्स ऑन कर दूं, ज्यादा रोशनी कर दूं, तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी इस गिवन एरिया पर बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना। तो ये जो इंटेंसिटी हम नाप रहे हैं, अगर मैं इसको धूप में रख दूं, दोपहर में छत पे ले जाओ और इसी एरिया के ऊपर कितनी लाइट फॉल हो रही है, सनलाइट, तो ये और ज्यादा चमकने लगेगा, तो वहां पर इंटेंसिटी लाइट की और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो गिवन एरिया के ऊपर कितनी रेडिएशन फॉल कर रही है, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो हीट हो, चाहे वो कोई और एनर्जी हो, रेडिएंट एनर्जी, उसको हम नापते हैं लुमिनस इंटेंसिटी में। कोई दिक्कत? तो यहां पर ये बताया गया है लुमिनस इंटेंसिटी में, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, 1 candela is the luminous intensity. 1 candela is the luminous intensity of a source. ये किसी सोर्स की luminous intensity है 1 candela in a given direction, in a given direction of a source that emits, of a source that emits monochromatic radiation, monochromatic radiation of frequency 540 into 10 power 12
hertz and that has radiant intensity of and that has a radiant intensity of 1/683 watt per steradian in that direction. समझ में आया? ये डेफिनेशन तुम लोगों को याद भी करनी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी कि एक सोर्स है, जैसे टॉर्च मान लो, 2 मिनट के लिए टॉर्च को ले लें तो टॉर्च के आगे से लाइट निकलती है ना, वैसे एक सोर्स है जिसके अंदर से क्या निकल रहा है? रेडिएशन। और हर रेडिएशन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ होती है, तो उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। और उसकी वजह से जो एंगल बनेगा, देखो लाइट जब निकलती है तो ऐसे फैलती हुई निकलती है ना, तो जिस तरीके से लाइट ऐसे निकल रही है, ऐसे फैलती हुई जा रही है ना, यहाँ पर एक सर्कल सा बनेगा दीवार पे, समझ में आ रहा है? तो जिस सोर्स से लाइट निकली है यहाँ पर कोई एंगल बना होगा, इस सॉलिड एंगल को बोलते हैं स्टेरेडियन। तो इस स्टेरेडियन एंगल में उसका 1/683 वॉट की वो लाइट या इंटेंसिटी फॉल करवाएगा। एक ऐसा सोर्स जो इस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन छोड़ रहा है और एक इतने बड़े सॉलिड एंगल में, एक स्टेरेडियन में, 1 स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल में कितनी इंटेंसिटी फॉल करवाएगा? 1/683 वॉट। समझ में आ गया? उसको बोलेंगे 1 कैंडला। कोई दिक्कत? इसके बाद हमारी जो 7th बेस यूनिट है और वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, जिसको हम किस में नापते हैं? मोल। समझ में आ गया? जैसे मैंने तुम्हें डजन बताया था, ग्रॉस बताया था, और भी चीजें बताई थी, तो वो बेस यूनिट नहीं है चीजों को नापने की। तो अगर मान लो मुझे सिर्फ गिनती, मुझे सिर्फ ये नापने की कोई चीज काउंट करनी है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो काउंटिंग है ना, उसकी जो बेस यूनिट है वो है 1 मोल। और 1 मोल होता कितना है? 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? एंटाइटीज। अब चाहे वो कुछ भी हो, समझ गए? ये नंबर कब आया? जब हमने कार्बन 12 आइसोटोप लिया, वो भी 1 AMU। तो 1 AMU के अंदर इसके कितने पार्टिकल्स थे? इसके कितने पार्टिकल्स थे? इसके इतने पार्टिकल्स थे। समझ में आ गया? तो 1 AMU के अंदर कार्बन 12 के कितने पार्टिकल्स मिलेंगे तुम्हें? इतने पार्टिकल्स मिलेंगे। या अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, इसको यहां से हटाओ और बस ये याद कर लो, 1 मोल का मतलब होता है दिस नंबर, Na, एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ गया? खत्म। इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। एक का नाम है रेडियन और एक का नाम है स्टेरेडियन। समझ गए? तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं जल्दी से। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं, जिसमें से एक है रेडियन, एक है स्टेरेडियन। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियन के बारे में। देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे मान लो बच्चों, यहाँ पर एक सर्कल है, ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है और इसका मैं कोई आर्क ले लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। मैं इस आर्क की बात कर रहा हूँ, इसकी लेंथ मान लो L है। समझ गए? और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये आर्क सर्कल के सेंटर पे क्या कोई एंगल सबटेंड कर रहा है? और मान लो इसका रेडियस है R। समझ में आया? तो यहाँ पे जो ये रेडियन है, दैट विल बी इक्वल टू रेडियंस। थीटा की वैल्यू हम किस में निकालते हैं? रेडियंस में। दैट विल बी इक्वल टू R अपॉन रेडियस, यानी थीटा यानी इन रेडियंस। ये एंगल नापने का है, मतलब रेडियन क्या है? एंगल नापने की यूनिट है। समझ गए ना? एंड दैट विल बी इक्वल टू L/R। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? व्हाट इज रेडियन? इट इज
the unit to find an angle subtended by an arc of length L, subtended by an arc, it is the unit to find an angle subtended of length L at the center of a circle of radius r। और ये इसका फॉर्मूला है। भाई समझ में आया कि नहीं? ये चीज हमने शायद पहले ही पढ़ी थी जब मैंने तुम्हें थीटा इक्वल टू एल बाई आर समझाया था, रेडियस से डिग्री में कैसे जाते हैं। और इसी के साथ ये भी समझ लो बच्चों, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। समझ गए ना? तो पाई बाई 2 रेडियन कितना हो गया? 90 डिग्री। पाई बाई 6 रेडियन कितना हो गया? पाई बाई 3 रेडियन कितना हो गया? पाई बाई 4 रेडियन कितना हो गया? समझ गए ना? तो तुम लोग को ये याद रखना है, ये मैथ्स में भी काम आएगा और फिजिक्स में भी काम आएगा। कोई दिक्कत? इसके अलावा एक दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट है स्टेरेडियन। अब हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ये क्या होता है? देखो अभी जो हमने एंगल नापा था ना रेडियन, ये किसके लिए था? प्लेन एंगल के लिए। ये किसके लिए था? प्लेन एंगल। भाई सर्कल एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो प्लेन पर एंगल बन रहा है। लेकिन ये जो स्टेरेडियन है ना, ये हम किस में नापते हैं? सॉलिड एंगल्स को इसमें नापते हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो, मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। देखो जैसे ये मान लो एक तरबूज है। अरे तरबूज खाया कभी? तो दुकान पे हम जाते हैं, हम उसको बोलते हैं भैया तरबूज मीठा है या नहीं है? तो वो कहता है रुको चेक कराता हूँ। तो वो एक चाकू यहाँ मारता है, एक चाकू यहाँ मारता है, एक चाकू ऐसे और एक चाकू ऐसे, हाँ या ना? और वो चाकू काफी गहरा मारता है उसके सेंटर तक, हाँ या ना? जल्दी बोलो। और इसको पूरे बाहर निकालता है और उसमें से हमको टेस्ट कराता है काट के और वापस लाके यहाँ पे लगा देता है। इतनी बात समझ में आ गई? मान लो ये तरबूज का सेंटर है और ये जो सरफेस उसने काटा है ना, ये सरफेस है। भाई जो उसने चाकू चलाया है वो सरफेस पे ही तो चलाया है, तो इस सरफेस का कुछ एरिया होगा कि नहीं? और ये जो यहाँ से यहाँ तक मैं सेंटर तक लाइन जोड़ रहा हूँ, ये क्या है? ये सब रेडियस है, ये सब रेडियस है। तो स्टेरेडियन क्या है? इट इज used to find a solid angle subtended by an area। पिछली बार जो आर्क था वो एंगल सबटेंड कर रहा था सेंटर पे, इस बार कौन सबटेंड कर रहा है एंगल? यहाँ पे सॉलिड एंगल कौन सबटेंड कर रहा है बच्चों? एरिया, बाय एन एरिया ए at the center of a sphere। पहले सर्कल था, अब स्फीयर है। ऑफ, ये स्फीयर है, ठीक है बच्चों, ये स्फीयर है ऑफ रेडियस r। तो स्टेरेडियन क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन r स्क्वायर। समझ गए? तो सॉलिड एंगल किस में नापते हैं? स्टेरेडियन। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? इसको रिवाइज करते रहना, कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना, और कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना या वीडियो को दोबारा देख लेना। समझ गए? ठीक है। अरे रुको, जय श्री राम। जय श्री राम।